गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो परासरण दाब के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस भी है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है, इसलिए हो सकता है कि हम इसको 2 वीडियो में कवर करें। तो चलिए हम इस शुरुआत करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने का। आप इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए कुछ सेकंड अपनी आई क्लोज करेंगे। ओके, पढ़ेंगे परासरण दाब। परासरण दाब, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमको ऑस्मोसिस को जानना पड़ेगा। ऑस्मोसिस कहलाता है परासरण। परासरण की घटना को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो थिसिल कीप को उल्टा रख देते हैं, और ये थिसिल कीप है जिसको हम उल्टा रखे हैं। इसके मुंह पर पार्चमेंट पेपर या अर्ध पारगम्य झिल्ली रखते हैं, सेमी परमियाबल मेम्ब्रेन। सेमी परमियाबल मेम्ब्रेन रखते हैं। ये क्या चीज़ है इसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले हम परासरण को समझ लें, और इसके बाद हम इस थिसिल कीप में शुगर सॉल्यूशन को इस ऊंचाई तक भर देते हैं। शुगर सॉल्यूशन को इस ऊंचाई तक भर देते हैं। ये है हमारा शुगर सॉल्यूशन, और इस शुगर सॉल्यूशन से भरे हुए थिसिल कीप को पानी से भरे हुए पात्र में जब डुबा दिया जाता है, पानी से भरे हुए पात्र में जब डुबा दिया जाता है, तब थोड़ी देर बाद ये देखते हैं कि थिसिल कीप की नली में जल का स्तर ऊपर उठने लगता है। ये यहाँ तक ऊपर उठने लगता है, ऐसे आगे जा सकता है। फिर से एक बार देखेंगे। थिसिल कीप उल्टा रखते हैं, उसके मुंह पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। ये क्या चीज़ है थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। और इस थिसिल कीप पर हम शुगर की सॉल्यूशन भर देते हैं। शुगर सॉल्यूशन से भरे हुए इस थिसिल कीप को पानी से भरे हुए बीकर में डाल देते हैं। तब ये देखा जाता है कि थोड़ी देर पश्चात थिसिल कीप की नली पर जल का स्तर ऊपर उठने लगता है, मतलब राइजिंग ऑफ वाटर लेवल या सॉल्यूशन लेवल इन थिसिल कीप। तो यहाँ पर यही घटना कहलाती है परासरण, मतलब थिसिल कीप की नली में जल का या द्रव का ऊपर उठना परासरण कहलाता है। तो अब इसकी हम परिभाषा क्या लिखेंगे। देखो हुआ क्या, जब ये सॉल्यूशन को, ये है हमारा वाटर, उसके वाटर से या उसके सॉल्वेंट से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा सेपरेट करने पर विलायक के कणों का अंदर की ओर प्रवेश करना परासरण कहलाता है। देखिए, नली में जल का तल ऊपर उठ रहा है, यह तभी संभव है जब जल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके विलयन की ओर प्रवेश करे। और ये घटना चूंकि अपने आप होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, परासरण एक अपने आप होने वाली घटना है जिसमें विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन की ओर प्रवेश करता है। ये परासरण कहलाता है। तो परासरण की डेफिनेशन हो गई कि जब विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक कणों का विलयन की ओर प्रवेश करना, विलयन की ओर स्वतः प्रवेश करना परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। ये हो गई परासरण की परिभाषा। इसको अंग्रेजी में डिफाइन कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस
motion of solvent molecule towards solution through semi-permeable membrane. Means spontaneous motion of solvent molecule towards solution through semi-permeable membrane is called osmosis. यहाँ ध्यान रखना है आपको, ऑस्मोसिस एक घटना है, ऑस्मोसिस एक फिनोमेना है। यहाँ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, यही घटना देखी जाती है जब दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सेम सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट आउट करते हैं। इसी डायग्राम पर इसको बता दूं, यहाँ पर देखो प्योर सॉल्वेंट लिए थे, यहाँ पर सॉल्यूशन था। इसी घटना को देखी जाती है अगर हम हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे लेते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ शुगर और बीकर में भरा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ शुगर, तब भी ये फिनोमेना देखी जाती है। तब हमारे दिमाग पे ये बात नहीं रहना चाहिए कि केवल विलायक के अणु ही विलयन की ओर प्रवेश करते हैं, ऐसा नहीं है। लो कॉन्सेंट्रेशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन को अगर मेम्ब्रेन से अलग कर दिया जाए तो लो कॉन्सेंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर स्पॉन्टेनियसली मोशन करते हैं, वो भी क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं मेम्ब्रेन के बारे में बता दूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है मेम्ब्रेन से संबंधित सेमी परमियाबल मेम्ब्रेन, इसको सेमी परमियाबल मेम्ब्रेन, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसके नाम से ही इसकी परिभाषा हो जाएगी अर्ध पारगम्य, आधा पार कराने वाला मेम्ब्रेन, आधा पार कराने वाला झिल्ली। चूँकि अपने को पता है कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, तो यह केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को या सॉल्वेंट पार्टिकल को अब अलाउ करता है अपने में से क्रॉस होने में, इसलिए इसको अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। बहुत सारे जीव जगत के झिल्लियाँ भी इसमें मेम्ब्रेन के रूप में यूज़ होता है। और यहाँ पर कॉपर फेरोसाइनाइड जो कि फर्स्ट लेबोरेटरिकल प्रीपर्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड ये पहला प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला अर्धपारगम्य झिल्ली है। फिर इसके बाद है, और भी चाहें तो ये सेलुलोज एसीटेट ले सकते हैं। सेलुलोज एसीटेट यह भी ये होती है अगर सॉल्यूशन, और जैसे जैसे आते जाएगा चर्चा में लाएंगे। तो यहाँ एक नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा अर्धपारगम्य झिल्ली प्रयोगशाला में पहली बार बनाई गई थी, तो वो होगा कॉपर फेरोसाइनाइड। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यह सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही क्यों अलाउ करता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 3 सिद्धांत हैं, तीनों सिद्धांत को ध्यान रखें। पहला होता है इसका सीव थ्योरी, पहला होता है सीव थ्योरी, और आप जानते हो सीव मतलब होता है चलनी, और चलनी में हम जानते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो उसी तरह से माना गया है इस सिद्धांत के अनुसार कि अर्धपारगम्य झिल्ली में छोटे छोटे छेद होते हैं, और यहाँ पर यह केवल विलायक कणों को अलाउ करता है, विलायक कणों को अपने पोर्स से क्रॉस होने में अलाउ करता है, क्योंकि विलायक के कण की आकार, विलायक कण की आकार छोटी होती है विलय के कण से, विलय के कण से। और हम जानते हैं चालनी की प्रक्रम में छोटे आकार के पदार्थ ही छेद को क्रॉस करके बाहर निकलते हैं। ठीक उसी घटना के अनुसार यहाँ पर विलायक के कण के आकार विलय के कण के आकार की तुलना में छोटे होने के कारण ये मेम्ब्रेन की पोर्स को क्रॉस कर ले जाते हैं।
ये हो गई आपकी सिव थ्योरी। एक बार फिर से बोल दूँ, सिव माने चलनी होता है, और चलनी से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि चलनी में पोर्स होता है। जब उस पर किसी पदार्थ को रख के चली जाती है तो वह पार्टिकल्स क्रॉस आउट होता है जो उसकी छेद के आकार से छोटा होता है। इसी तरह से मेम्ब्रेन पर जब विलायक कण और विलेयक कण होते हैं तो चूंकि विलायक के कण का आकार विलेयकी कण के आकार से छोटा होता है, इसलिए यह मेम्ब्रेन की पोर्स को क्रॉस कर लेता है और इसलिए अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। दूसरा है वेपर प्रेशर थ्योरी। वेपर प्रेशर थ्योरी, वेपर प्रेशर थ्योरी ये कहता है, चूंकि हम राउल्ट नियम से जानते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज़ ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट होता है, ये सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए यह क्या करती है, मेम्ब्रेन की पोर्स को क्रॉस हो जाती है। तीसरा इसका सिद्धांत है सॉल्यूशन थ्योरी। सॉल्यूशन थ्योरी में यहाँ पर याद रखना है कि यदि हम मान लो इस घटना को समझते हैं एक डायग्राम से, हमारे पास ये पानी है, पानी से भरा हुआ पात्र है, और यहाँ पर हम लगाते हैं मेम्ब्रेन, और इसके पास क्या हुआ है, ये विलियन है, यहाँ लेते हैं विलियन, और यहाँ पर है हमारा मेम्ब्रेन मतलब अर्धपारगम झिल्ली, वो भी लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड मेम्ब्रेन। यदि इसको ऐसा डालूं ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होती है, जब विलियन को उसके विलायक से मेम्ब्रेन द्वारा अलग करते हैं तो यहाँ भी वही घटना देखी जाती है, पर यहाँ पर यह सिद्धांत ये जो थ्योरी है वही सिद्धांत पे कार्य करती है कि इस लिक्विड मेम्ब्रेन से केवल वही कंपोनेंट क्रॉस होता है जो इस लिक्विड मेम्ब्रेन पर सॉल्युबल होता है, इस लिक्विड मेम्ब्रेन पर सॉल्युबल होता है। जैसे हम यहाँ लेते हैं मान लो फिनोल, और यहाँ पे लेते हैं हम कैल्शियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, और यहाँ डाल देते हैं हम लोग पानी, और यहाँ से अगर इसको टोटी लगा दिया जाए तो चूंकि ऐसा व्यवस्था देने से कैल्शियम नाइट्रेट का पानी में बना हुआ विलियन है, तो चूंकि कैल्शियम नाइट्रेट फिनोल पर घुलता नहीं है, इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, जबकि इसमें विलायक के रूप में प्रयुक्त पानी फिनोल पर डिज़ोल्व हो जाती है, इसलिए पानी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है। आप समझ गए होंगे सॉल्यूशन थ्योरी में केवल वही कंपोनेंट्स लिक्विड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है जो लिक्विड मेम्ब्रेन पर डिज़ोल्व होता है, और वह कंपोनेंट जो इस मेम्ब्रेन पर डिज़ोल्व नहीं होती वो यहाँ पर रोक ली जाती है। ये तीन सिद्धांत हैं मेम्ब्रेन का अर्धपारगम झिल्ली का। अब हम देखते हैं परासरण और विसरण में अंतर। प्रीवियस क्लास में परासरण एवं विसरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ये ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न में हम अंतर देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इधर लिखते हैं ऑस्मोसिस, और ये हो जाएगा हमारा डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में आप जानते हो गैसों का आपस में मिक्स होने की क्रिया डिफ्यूज़न कहलाता है। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस देखो, इसमें फर्स्ट इट टेक्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब इसमें अर्धपारगम झिल्ली की ज़रूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स सेमी परमियाबल मेम्ब्रेन,
और आप जानते हो डिफ्यूजन किसी मेम्ब्रेन को नहीं लेता। अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती खुशबू कमरे में फैल जाती है, वह यह नहीं कहता कि मेरे को मेम्ब्रेन से गुजारो। इसलिए डिफ्यूज़न में किसी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इट डू नॉट रिक्वायर्स मेम्ब्रेन, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा देखते हैं, हमने देखा कि ऑस्मोसिस प्रेशर में इसका जो फ्लो होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई होता है। इट्स फ्लो ये होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है, जबकि डिफ्यूज़न इसका उल्टा होता है कि यह हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। तीसरा, इसमें केवल विलायक के कण या वन कंपोनेंट ही मूव करता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल होता है, एक दिशात्मक होता है। और ये बाई डायरेक्शनल होता है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मोशन करते हैं, इसलिए बाई डायरेक्शनल द्विदिशात्मक होता है। ये एक दिशात्मक होता है, ये द्विदिशात्मक होता है। इसका प्रवाह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, इसका प्रवाह उच्च सांद्रता से निम्न की ओर, इसका लोस निम्न से उच्च की ओर होता है। इसको मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है, इसको मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती। और चौथा, ऑस्मोसिस मुख्यतः लिक्विड पर देखी जाती है। ये लिक्विड से इट इज़ मेनली प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, यह मुख्यतः द्रवों का गुण है, जबकि डिफ्यूजन द्रवों के साथ साथ गैसों का गुण है। इट्स प्रॉपर्टी इट इज सीन इन लिक्विड एंड गैस आल्सो, मतलब ये दोनों पे देखी जा सकती है। इस तरह से हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को समझ सकते हैं। यहाँ पर फिर से एक बार बोल दूँ, इट रिक्वायर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब इसमें अर्धपारगम झिल्ली की ज़रूरत पड़ती है, जबकि डिफ्यूजन में अर्धपारगम झिल्ली की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, इसकी प्रवाह की दिशा होती है निम्न सांद्रता से उच्च की ओर, जबकि डिफ्यूजन में प्रवाह की दिशा होती है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर। तीसरा, ये यूनिडायरेक्शनल एक दिशात्मक होता है, मीन्स इसमें केवल विलायक के कण ही मोशन करते हैं, जबकि इसमें विलेय और विलायक दोनों कण मोशन करते हैं, इसलिए द्विदिशात्मक होते हैं। और इट इज़ मेनली प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, यह मुख्यतः द्रवों का गुण है, जबकि डिफ्यूजन द्रवों के साथ साथ गैसों का गुण है। ये तो हो गया परासरण और विसरण में अंतर। अब हम देखेंगे परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पहली परिभाषा होती है इसकी, वह तरल स्थितिक दाब हाइड्रोस्कोपिक प्रेशर होता है जब विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक या सेपरेट करते हैं, पृथक करने से उत्पन्न होती है। थिसिल की वाली प्रयोग को आप देखे होंगे, फिर से अगर रिमाइंड करोगे, तब हमने देखा था कि थिसिल की को जब पलटते हैं, यहाँ पर ये अगर सॉल्यूशन लेते हैं और यहाँ पर इसको अगर सॉल्वेंट से अगर मेम्ब्रेन से अलग कर देते हैं, तो हमने देखा कि ये सॉल्वेंट इसको क्रॉस करके धर जाती है, द्रव की तल ऊपर उड़ती है। तो यहाँ पर जब किसी सॉल्यूशन को सॉल्वेंट से मेम्ब्रेन से अलग करते हैं, तो जो हाइड्रोस्कोपिक प्रेशर क्रिएट होता है वो कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर।
दूसरी इसकी डेफिनेशन होती है, इस डेफिनेशन को समझने से पहले एक एक्सपेरिमेंट पर थोड़ा ध्यान दें। ये डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 2। जैसे मान लो हमारे पास एक दो मुहा पात्र है और ये जिसमें दो मुंह हैं। यदि इस दो मुहा पात्र को अगर हम मेम्ब्रेन डाल दें बीच में, ये हमारा मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तब यह पात्र दो ऐसे पात्र की तरह बिहेव करने लगता है जो आपस में एक वॉल से सटे हुए हैं, पर ये जो कॉमन वॉल है वो मेम्ब्रेन से बना हुआ है। जब हम इसको एक किसी पार्ट पर, एक किसी चैम्बर पर अगर सॉल्यूशन भरते हैं और दूसरी चैम्बर पर हम अगर सॉल्वेंट भरते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा करने से सॉल्वेंट को उसके सॉल्यूशन या सॉल्यूशन को उसके सॉल्वेंट से मेम्ब्रेन से अलग किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमने देखा है कि जब किसी सॉल्यूशन को उसके विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं तो परासरणीय क्रिया होने लगती है, अर्थात विलायक के कण विलयन की ओर प्रवेश करने लगते हैं। यदि हम यहाँ पर एक पिस्टन लगा दें और पिस्टन लगा के जब इस पर एक्सटर्नल प्रेशर डालें, इतना एटलीस्ट या लो कम से कम प्रेशर डालें ताकि ऑस्मोसिस की घटना ना हो। देखिए प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हो रही है, ये ऑस्मोसिस फिनोमेना हो रहा है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर इस पर डाला जाए, एक्सर्ट कराया जाए, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऑस्मोसिस की फिनोमेना रुक जाएगी। इसलिए इस आधार पर इसकी दूसरी डेफिनेशन दी जाती है कि वह बाह्यदाब जिसे सॉल्यूशन पर अप्लाई करने से परासरण की क्रिया रुक जाती है, वो कहलाता है परासरण दाब। डिटेल में देखें तो क्या होगी, जब किसी सॉल्यूशन को उसके विलायक से अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा पृथक कर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो कम से कम बाह्य दाब लगाना पड़ता है, वह परासरण दाब कहलाती है। मतलब इसकी परिभाषा हो जाएगी, वह बाह्य दाब जिसे विलयन पर लगाने से परासरण की क्रिया रुक जाती है, या परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो बाह्य दाब लगाया जाता है वो परासरण कहलाता है। परासरण क्रिया रुक जाती है तो वो कहलाता है परासरण दाब। फिर से एक बार बोल दूं, जब किसी विलयन, डायग्राम अगर आपके मानस पटल पे होगी तो बड़ी आसानी से परिभाषा बना सकते हो। जब किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा पृथक कर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो कम से कम बाह्य दाब लगाना पड़ता है, वो कहलाता है परासरण दाब। ये हो गई दूसरी परिभाषा। तीसरी, इसी सिद्धांत, इसी परिभाषा का उपयोग किया जाता है, याद रखना है आपको, डीसैलिटेशन प्रोसेस में किया जाता है। डीसैलिटेशन का मतलब होता है समुद्री जल से नमक बाहर करना, और इस प्रोसेस का उपयोग किया। आगे हम डिटेल में देखेंगे किस तरह से वो काम करता है। हम अब इसकी तीसरी परिभाषा देखते हैं। आपको ये भी बता दूं कि बर्कले हार्ट एक्सपेरिमेंट आगे हम पढ़ेंगे, वह भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, इसी डेफिनेशन पर काम करता है। ये हमारे को याद रहना चाहिए। तीसरी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये वेपर प्रेशर पर बेस्ड है। यहाँ देखिए, मान लो हमारे पास दो बॉल हैं और हमने क्या किया, एक बाउल पर सॉल्वेंट लिया और दूसरे बाउल पर हम लेते हैं उसी सॉल्वेंट से बना सॉल्यूशन। जब हम इन दोनों द्रवों को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो अगर मैं माना T1 टेम्परेचर पर अगर रख दिया जाता है, तब हमको पता है कि राउल्ट्स नियम से सॉल्वेंट की किसी निश्चित ताप पर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर
उसके सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर से अधिक होता है। मतलब निश्चित रूप से क्या होगी, अगर दोनों को ऐसा ढक दिया जाए और अगर हम कल्पना करें, ये पार्ट कर दिया, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगी ये वेपर प्रेशर, और इस वेपर प्रेशर को अगर कंपैरिजन करें, वेपर प्रेशर को कंपैरिजन करें, तब हम पाएंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये राउल्ट्स लॉ से आता है, ये हम जानते हैं। तो तीसरी परिभाषा में यदि हम दोनों की वेपर प्रेशर को इक्वल करना चाहते हैं, तब निश्चित रूप से हमको सॉल्यूशन पर कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा गर्म करने जैसा। यदि हम सॉल्यूशन को गर्म कर दें तो हम जानते हैं कि गर्म करने से, ताप बढ़ाने से रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ता है, वेपर प्रेशर बढ़ती है। इसलिए अगर हम यदि किसी सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर को उसके सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर का इक्वल करना चाहते हैं, तो उस पर जो एक्सटर्नल वर्क करेंगे वो कहलाता है प्रासरण दाब। मतलब तीसरी परिभाषा एक्सटर्नल वर्क पर बेस्ड है। थर्ड डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द एक्सटर्नल वर्क एक्सर्टेड ऑन सॉल्यूशन टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल टू इट्स सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहाँ हो जाएगा परिभाषा तीसरी परिभाषा में कि वह बाह्य कार्य जिसे विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ये तीसरी परिभाषा हो गई प्रासरण दाब की। एक बार फिर से देखते हैं। पहली परिभाषा तरल स्थैतिक दाब पर बेस्ड है। दूसरी डेफिनेशन एक्सटर्नल एक्सर्टेड प्रेशर पर बेस्ड है। तीसरी परिभाषा एक्सटर्नल वर्क पर बेस्ड है। यहाँ पर अगर इसको हम लिस्ट आउट करें तो तीनों बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। फर्स्ट डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन हाइड्रोस्कोपिक प्रेशर। यहाँ लिखता हूँ मैं, फर्स्ट डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन तरल स्थैतिक दाब पर आधारित है। मतलब ये हाइड्रोस्कोपिक प्रेशर बेस्ड डेफिनेशन है पहली। दूसरी जो डेफिनेशन होती है वो एक्सटर्नल एक्सर्टेड प्रेशर बेस्ड है। एक्सटर्नल एक्सर्टेड प्रेशर बेस्ड मीन्स बाह्य आरोपित दाब पर आधारित है। तीसरा परिभाषा बाह्य कार्य पर आधारित है, बाह्य कार्य पर, और इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल वर्क बेस्ड डेफिनेशन। ये तीनों बातें हमारे दिमाग पे होनी चाहिए। यहाँ पर फिर से आपको बता दूँ, जो भी चाहे एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं या एक्सटर्नल वर्क करें, वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड पर डालना पड़ता है। ये बात हमारे दिमाग पर होनी चाहिए। एक्सटर्नल प्रेशर हो या एक्सटर्नल वर्क हो, वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन पर लागू की जाती है। यदि दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन के बीच हो रही है तो मान लो हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं, कई बार परीक्षा में आया है। यहाँ लेते हैं हम हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है और यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है। इन दोनों के बीच अगर ऑस्मोसिस हो रही है और अगर ऑस्मोसिस को रोकना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर की ओर एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा या फिर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो हमारे दिमाग पर रहना चाहिए कि हमेशा हाई कंसंट्रेशन की ओर ही बाह्य कार्य या बाह्य दाब लगाई जाती है।
लेकिन अगर यही घटना सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच होती है तो यहाँ पर सॉल्यूशन पर लगाया जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल वर्क। दो बातें याद रखें, क्योंकि परासरण हमेशा ऐसा नहीं है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच होता है। परासरण की घटना हाई एंड लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के बीच भी होती है। ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। इस तीनों ही डेफिनेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हुआ करता है एक्सटर्नल प्रेशर बेस्ड डेफिनेशन, इसलिए ये हमको भूलना नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं अगला, इसकी कुछ स्पेशल गणितीय रूप देखते हैं। आता है वान टॉप, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वान टॉप ने ये माना कि जो तनु विलयन होता है वह लगभग आदर्श गैस नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर इसकी फार्मूला दी गई कि जो पाई होती है, पाई मीन्स यहाँ पर परासरण दाब को पाई से डिनोट की जाती है। पाई प्रोपोर्शनल टू होता है, जैसे हम यहाँ से देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आदर्श गैस के लिए होती है PV इज इक्वल टू NRT होता है n मोल गैस के लिए, इसी पर आधारित है। यहाँ P के प्लेस पर पाई से भी डिनोट किया जाता है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा PV इज इक्वल टू NRT। हम जानते हैं P क्या थी, प्रेशर, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स, R कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पर भी क्या होगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर। तो यहाँ पर इसको अगर अरेंज करें तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा N/V/RT। और चूंकि हम जानते हैं C प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है, इसलिए C इज इक्वल टू 1/V रख सकते हैं। तो यहाँ पर मिल जाएगा अपने को पाई इक्वल टू N C भी ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन CRT, पाई इज इक्वल टू CRT भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर वो कॉन्सेंट्रेशन है, मीन्स परासरण दाब कॉन्सेंट्रेशन, विलय की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसको अगर आगे किया जाए तो पाई लिख सकते हैं हम, एक R कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा CT, पाई प्रोपोर्शनल टू CT हो जाएगा। अर्थात परासरण दाब मोलर सांद्रता और ताप के गुणनफल के समानुपाती होता है। लेकिन अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात की जाए, यही फार्मूला हो जाएगी प्रोपोर्शनल टू C। हम कह सकते हैं कि किसी द्रव का परासरण दाब उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात जिस किसी विलयन में विलय की मोलर कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही अधिक होगा। तो ये हमारे पास फार्मूला आया इस तरह से, पाई इज इक्वल टू N/V/RT। यहाँ पर हम फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर लें। यहाँ पर पाई जो है वो कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आया है। कई बार इसको P से भी डिनोट कर दी जाती है। और N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलर। फिर है V है वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ ध्यान देने की बात है, वॉल्यूम लीटर में एक्सप्रेस होगा। अगर ग्राम में दिया रहेगा तो फार्मूला में फिर से पिछले वीडियो की तरह हमको 1000 को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। और फिर आया हमारे पास R है कांस्टेंट और T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये चार चीज़ की ज्ञान हमको होना चाहिए। यहाँ पर अगर हमको फिर से पूछे, ये हमारे पास फार्मूला आया, कई बार पूछता है कि सिद्ध करो कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्य गुण है। तब यहाँ पर हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन से कि यहाँ से भी बोल सकते हैं, चूँकि परासरण दाब विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या पर आधारित है या संख्या पर डिपेंड करता है, और मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल पर बेस्ड होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि
परासरण दाब एक अणुसंख्यक होता है। इस एक्सप्रेशन को लेके बड़ी आसानी से बोली जा सकती है। यहाँ पाई इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ स्पष्ट है कि परासरण दाब विलयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कह सकते हैं कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुण है। उसके बाद हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एमबी, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन की परासरण दाब द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। डिटर्मिनेशन ऑफ एमबी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर हम जानते हैं कि पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। यहाँ हम जानते हैं कि एन इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। इसलिए हम इस वैल्यू को अगर पुट करें तो हो जाएगा पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इंटू आर इंटू टी। हमको निकालना है एम बी, तो एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बी आर इंटू टी अपॉन पाई इंटू वी। यहाँ ध्यान रखना है वी लीटर में है और ये वी लीटर में। अगर ये एम एल में होगा तो फिर से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या हो जाएगी डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई इंटू वी। यहाँ पर एम एल में होगी तो इस लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का इंटू करना पड़ेगा। इस तरह से एम बी होता है परासरण दाब से किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन की जा सकती है। फिर से एक बार देखें, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए डब्ल्यू बी स्थिर मान रखेगा, कांस्टेंट वैल्यू रखेगा। आर ऑलरेडी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी क्या होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए डेफिनेट होगी, कांस्टेंट होगा। और टी पर्टिकुलर टेम्परेचर, मैंने पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए डब्ल्यू बी वी टी एंड आर कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। इसलिए यहाँ पर इसको हम कांस्टेंट की तरह कंसीडर कर सकते हैं और कांस्टेंट की तरह कंसीडर करेंगे तो फिर से आएगा एम बी इज इक्वल टू एम बी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पाई। अर्थात परासरण दाब एक आणविक द्रव्यमान परासरण दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से हम चाहें तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मिला करके एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि हमने देखा है कि वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन के लिए देखा है 1 अपॉन वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर पहला देखे थे। दूसरा आया था एम बी प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखे थे। तीसरा देखे थे एम बी प्रोपोर्शनल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखे थे। और चौथा आज हमने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर। चूँकि यहाँ पर इसको अगर अंडरलाइन किया जाए ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, इसलिए चारों के स्थान पर अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रखें तो हमारे पास एक रिलेशन आएगा 1 अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, अर्थात किसी विलयन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब बढ़ेगी तो उसमें उपस्थित विलय की आणविक द्रव्यमान कम हो जाएगा और अगर ये कम होती है तो ये बढ़ जाएगा। ये है मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर किसी सॉलिड को पर्टिकुलर सॉल्वेंट पर डालने से अगर उसकी कणों की संख्या बदलती है तो उसके एम बी का मान भी बदल जाएगा। ये हो गया हमारा परासरण दाब से संबंधित। अब हम देखते हैं इसका बायोलॉजिकल या एक छोटा सा आर्टिकल देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस
परीक्षा की दृष्टि से ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा कि बाह्य दाब लगाकर, मान लो हमारे पास 2 विलयन हैं और यहाँ पर ऐसा करता हूँ, एक विलयन एक दूसरा विलयन, बीच में मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, और इधर भरा हमने लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, और इधर हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, और बीच में अगर मेम्ब्रेन है, तब हम पाते हैं कि 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को अगर मेम्ब्रेन से अलग करते हैं तो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, अर्थात यहाँ पर ऑस्मोसिस होगी। और यदि हम इस ऑस्मोसिस को रोकना चाहते हैं, तब हम अभी देखा है कुछ देर पहले कि हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पर क्या करना पड़ेगा, या तो एक्सटर्नल प्रेशर डालना पड़ेगा या फिर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और क्या होती है मिनिमम, ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। लेकिन यदि हम रिवर्स कराना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके ऑस्मोसिस प्रेशर से अधिक अगर कोई बाह्य कार्य अथवा बाह्य दाब लगा दिया जाए तो परासरणिक क्रिया रिवर्स हो जाती है, और इसी घटना को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। मीन्स जब किसी विलयन की परासरण दाब से अधिक बाह्य बल जब हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पर लगाया जाता है तो परासरण की क्रिया पलट जाती है, रिवर्स हो जाती है, और इसलिए इस फिनोमेना को रिवर्स ऑस्मोसिस कही जाती है। रिवर्स ऑस्मोसिस कही जाती है। ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। हमेशा फिर बताया था आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल वर्क है वो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर किसी सॉल्यूशन, अच्छा इसी को देख लो, अगर ये मान लो हमारा सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है, तो हम जानते हैं जब मेम्ब्रेन से अलग करते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होती है, मेम्ब्रेन क्रॉस करके सॉल्यूशन की ओर जाती है। लेकिन अगर सॉल्यूशन पर इसके ऑस्मोटिक प्रेशर से इक्वल या ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर इक्वल फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाएगी, ऑस्मोसिस रुक जाएगी। और अगर उससे ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाता है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि ये इफ एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाएगा उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर इक्वल होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की फिनोमेना रुक जाएगी, ऑस्मोसिस की फिनोमेना रुक जाएगी, अर्थात परासरणिक क्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर EP इज ग्रेटर देन OP, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर क्या फिनोमेना होगी, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। और अगर तीसरा कंडीशन EP इज लेस देन OP होगी, यहाँ पर क्या होगी, फॉरवर्ड ऑस्मोसिस होगा, फॉरवर्ड ऑस्मोसिस, ये हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसके अगला 3 चीज़ें। एक होता है पहला आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा देखेंगे हाइपोटोनिक, और तीसरा देखेंगे हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे 2 विलयन जिनकी परासरण दाब इक्वल होती है वो कहलाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या समपरासरी कहलाते हैं, समपरासरी। और ये कहलाता है निम्न परासरी, और ये कहलाता है उच्च परासरी। यहाँ पर वे सभी विलयन चाहे 1, 2 हो या 2 से अधिक हो, जिनकी परासरण दाब इक्वल होती है वो समपरासरी आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। यहाँ ध्यान डालें, हमारा जो ब्लड है, ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड होती है, ब्लड की जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इक्वल टू होता है 0.9% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसको बोलते हैं सलाइन सॉल्यूशन,
सलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हमारी ब्लड की ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl मीन्स सलाइन सॉल्यूशन के इक्वल होती है, अर्थात सलाइन सॉल्यूशन हमारी ब्लड के आइसोटोनिक होता है, ये ध्यान रखना है। हाइपरटोनिक, अच्छा यहाँ फिर से बोल दूँ, मान लो 4 विलियन दिए हैं A B C D, चारों की अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, OP सबका अगर इक्वल है, तो ये कहलाएंगे हमारा आइसोटोनिक। और आइसोटोनिक सॉल्यूशनों में परासरण की क्रिया नहीं होती, ये ध्यान रखना, परासरण नहीं होती, क्योंकि परासरण होने के लिए शर्त है क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास फिर रिजल्ट भर के आ रहा है कि कौन से विलियन आइसोटोनिक होंगे, तो जिन विलियनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा, वो सब क्या होंगे, समपराश्री होंगे। ये ध्यान रखना है आपको, जिन विलियनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है वो सब आइसोटोनिक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है, मान लो अगर देता है अपने को 2-3 विलियन लेते हैं, NaCl लेते हैं, HCl लेते हैं और NaOH जैसा कोई चीज़, ये सब आयनिक सब्सटेंस हैं। इनको जब पानी में डालते हैं तो ये क्या होते हैं, अपने आयनों में डिकम्पोज होते हैं, Na+Cl, H+Cl और ये हो जाता है Na+OH, ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें वन नॉर्मल की बात करें, तो अगर इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, या 1 मोलर लेते हैं, 1m अगर लेते हैं, तो अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा तो इसमें किसकी परासरण, इसके परासरण दाब में क्या रिलेशन होगा बोलेगा, तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। चूँकि यहाँ पर देखो, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, अपने आयनों में डिकम्पोज हो रहे हैं, इसलिए क्या होगी, यहाँ पर 2 आयन होगा, मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी। लेकिन चूंकि तीनों ही सब्सटेंस में 2-2 प्रकार के आयन हो रहे हैं, इसलिए इन तीनों की 1 मोलर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे और इसलिए इनके परासरण दाब इक्वल होंगे। लेकिन अगर हमको बोलता है NaCl और यहाँ पर हमको देता है BaCl2, अगर देता है, दोनों की अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन देता है 1 मोलर, तो किसकी परासरण दाब अधिक होगी अगर पूछता है, तो यहाँ हमको पता है ये 2 आयनों में टूटता है, Na+Cl में, और यहाँ पर ये टूटेगा 3 आयनों में, Ba2+ एंड Cl-2। यहाँ पर 3 आयन है, यहाँ पर 2 आयन है, मीन्स इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, इसलिए इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगी। इस तरह से हम प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है, जब ये हमको 2 विलियन दिया है, 2 विलियन में A लेते हैं और B लेते हैं, और यदि A की परासरण दाब, OP की जो परासरण दाब वो कम है अगर इसकी OP से, मतलब B की परासरण दाब कम है, B की परासरण दाब अधिक है A से, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि A इज़ हाइपोटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू B। यहाँ क्या कह सकता है, A इज़ हाइपोटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू B, और अर्थात A की परासरण दाब B की तुलना में कम होगा, निम्न होगा। इसलिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वह विलयन जिसकी परासरण दाब किसी दिए हुए विलयन की परासरण दाब से कम होती है तो वह निम्न पराश्री कहलाती है। फिर से एक बार, वह विलयन जिसकी परासरण दाब किसी दिए हुए विलयन की परासरण दाब से कम होती है, हाइपरटोनिक कहलाता है। यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस लिक्विड के रूप में ये है, और ये हमारा एक्सपेरिमेंटल लिक्विड है। तो एक्सपेरिमेंटल लिक्विड की अगर ऑस्मोटिक प्रेशर रेफरेंस लिक्विड से अगर कम होगी तो वो हाइपोटोनिक कहलाएगा। और इसी को अगर पलट दें, अगर इसको हम रेफरेंस लिक्विड मानते हैं और ये हमारा एक्सपेरिमेंटल लिक्विड है, तो ये एक्सपेरिमेंटल लिक्विड की ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है रेफरेंस लिक्विड से, तो यहाँ पर कहा जाएगा ये हाइपरटोनिक कहलाएगा।
तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि किसी विलयन की परासरण दाब किसी दिए हुए विलयन की परासरण दाब से अगर अधिक होती है तो कहलाता है उच्च पराश्रयी। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लाया जाएगा, परासरण दाब की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।